हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो गाइज़, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, जो सिक्रीशंस होते हैं या पेरिफेरल एक्शन होते हैं हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन के यानी कि पीटीएच के, वो या तो कम हो जाते हैं, मतलब डिक्रीज़ हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है वो हमारी बोन्स और किडनी में भी क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या है, हमें हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया भी जो है देखने को मिलता है। यानी कि हमारा जो कैल्शियम है वो भी ब्लड में कम हो जाता है, उसी के साथ साथ जो फॉस्फेट है वो हमारे क्या है, ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं टाइप्स की। तो इसके 4 टाइप्स हैं: एक्वायर्ड, ऑटोइम्यून, कंजेनाइटल या फिर आइडियोपैथिक और फैमिलियल। एक्वायर्ड में क्या होता है, जो डैमेज हो गया या रिमूवल हो रहा है हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड का, उसकी वजह से देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर किसी की कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उसकी वजह से भी हमें क्या है, एक्वायर्ड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोइम्यून की। जो हमारा ऑटोइम्यून हाइपो पैराथायरॉयडिज्म है, ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारे जो पैराथायरॉयड हार्मोन है या जो ग्लैंड्स है उन पे अटैक कर देता है मिस्टेकनली। यानी कि गलती से वो उनको क्या समझता है कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, ये फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी का पार्टिकल है, और उस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो उसकी वजह से जो देखने को मिलता है वो होता है हमारा ऑटो इम्यून हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं कंजेनाइटल और आइडियोपैथिक की। ये क्या होता है, कंजेनाइटल यानी कि जो बर्थ बाय बर्थ हमें जो है चीज़ देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं कंजेनाइटल। अब ये किस वजह से हो सकता है, किसी भी जो जीन्स में म्यूटेशन है तो उनकी वजह से देखने को मिल सकता है, या हेरिडिटी वाला जो केस है थोड़ा उन केसेस में जो है देखने को मिलता है। ये आइडियोपैथिक इसलिए है बिकॉज इसका एग्जैक्ट जो कोज है वो नोन नहीं है। बाय बर्थ ये चीज़ देखने को मिल रही है तो हम बस ये जो है एक फैक्ट लेके चलते हैं कि हाँ, कोई ना कोई जीन्स में जो है म्यूटेशन देखने को मिल रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसका एग्जैक्ट कोड अननोन है, इसलिए इसको हम क्या है, आइडियोपैथिक भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टाइप की, दैट इज़ फैमिलियल। इसमें क्या होता है, ये उनमें ओकर्स होता है जिसमें कि जो कोई भी और एंडोक्राइन डिजीज़ वगैरह है या कोई डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो गई है, तो उन सारी केसेस में जो है हमें ये फैमिलियल जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कोजेस की। तो कुछ कुछ होते हैं आइट्रोजेनिक फैक्टर्स और कुछ होते हैं हमारे आइडियोपैथिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम आइट्रोजेनिक फैक्टर्स की बात करते हैं। ये क्या हो रहा है, एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ ग्लैंड्स ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी। हम जब थायरॉयड एक्टमी कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड को जो है रिमूव कर दिया है एक्सीडेंटली, मतलब वो हो गया है रिमूव गलती से या किसी भी केस में, तो उसकी वजह से भी हमें क्या है देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर हमारा इन्फेक्शन हो रहा है पैराथायरॉयड ग्लैंड का तो उसकी वजह से भी हमें जो है ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आइडियोपैथिक फैक्टर्स की। इसमें क्या होता है, ग्रेव डिजीज़ देखने को मिल सकती है। मतलब ग्रेव डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जो क्या होता है एक इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि ओवर प्रोडक्शन होती है हमारे थायराइड हार्मोन की, तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक ये हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस, ये एक डिजीज़ है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अभी हमने पढ़ा कि ऑटो इम्यून जो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हमें देखने को मिल सकता है कि उसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो हमारे जो पीटीएच है, पैराथायरॉयड हार्मोन है या पैराथायरॉयड ग्लैंड है, उस पे अटैक कर देता है मिस्टेकनली, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो ये इस कंडीशन में भी जो है हम देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की कि कौन लोग ज़्यादा प्रोन है, किनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो थायराइड या किसी की पैराथायरॉयड की सर्जरी हुई है वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। फैमिली हिस्ट्री किसी की है, किसी को एडिसन्स डिजीज़ है, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन जो है मदर एक है, तो उस केस में भी क्या है, ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो इसमें हम देखते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो हमारे ग्लैंड का फंक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो पीटीएच का एक्शन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का, उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। फिर वहाँ पे हमें क्या है, पीटीएच का जो सिक्रीशन है वो इनएडिक्वेट देखने को मिलता है, मतलब प्रॉपर नहीं होता है। उसी के साथ साथ जो हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कैल्शियम वहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता रहता है, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है डिक्रीज़ हो जाता है। हमने पढ़ा था कि जो अभी पीछे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, कि यहाँ पे तो वही यहाँ पे हो रहा है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी मस्कुलर है, जो मसल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हाइपर इरेटिबिलिटी देखने को मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा इरेटिबिलिटी वहाँ पे कोज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्पाज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मसल स्पाज्म, और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अनकंट्रोल जो है हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ हाइपोकैल्सिमिक टेटनी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है।
एक बार फिर इसको गो थ्रू करते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ग्लैंड के फंक्शन में डिक्रीजमेंट आती है, उसमें प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से पीटीएच का जो एक्शन है वो रेजिस्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ पीटीएच का जो सिक्रीशन है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, और जो हमारा कैल्शियम है वो जीआई ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम हो जाती है। उसकी वजह से हमें मसल्स में इरेटिबिलिटी देखने को मिलती है, और उसमें क्या होता है, हमें अनकंट्रोल्ड स्पाज्म देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें हाइपोकैल्सिमिक टेटनी जो है वो देखने को मिलता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो हमें साइनोसिस देखने को मिलता है, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन हो सकता है, विटिलिगो देखने को मिलता है, जो हमारे हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, ड्राई स्किन देखने को मिलती है हमें, हमारे जो नेल्स हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, टिंगलिंग इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ट्रेमर्स आते हैं, मसल क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं, होर्सनेस हो जाती है, एडिमा देखने को मिलता है, डेंटल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसी के साथ साथ जो आइज़ में हमें कैटरेक्ट देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात करें तो हम पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। उसके बाद जो फॉस्फेट का लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज़ मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो सीरम में अगर हम चेक करेंगे तो वो लो लेवल मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 7.5 mg/100 ml, या फिर उससे भी कम जो है हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ डिक्रीज़ हमें mg लेवल जो है, यानी कि मैग्नीशियम का जो लेवल है वो डिक्रीज़ मिलेगा। बोन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और यहाँ पे हमें क्या है, क्रोनिक हाइपोपैराथाइरॉइड जो है वो देखने को मिलेगा। और जो ये डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, बोन की जो डेंसिटी, वो हमें जब हम रेडियोग्राफी कराएंगे तो उस टाइम पे हमें देखने को मिलेगी कि जो बोन की डेंसिटी है वो क्या है, नॉर्मल से इंक्रीज़ हो गई है। फिर हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो रहा है हमारी जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें, और हमारे ब्लड में उसका लेवल बहुत कम होता जा रहा है। तो हम उसके लिए क्या है, कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं। उसी के साथ साथ हम क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल दे सकते हैं, और एल्यूमिनियम कार्बोनेट की जो है वो दे सकते हैं। विटामिन डी दे सकते हैं। विटामिन डी हम देते हैं क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, बॉडी में कैल्शियम जो बनता है प्रोड्यूस करने में उसको हेल्प करती है। कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम बात करते हैं तो हमें सीजर्स देखने को मिल सकते हैं, मालफॉर्म्ड टीथ, यानी कि टीथ की या तो जो शेप वगैरह होती है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, या उसकी जो प्लेस है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, या फिर एक टीथ की आगे पीछे जो है वो 2-3 टीथ ऐसे आ जाते हैं, तो वो चीज़ जो है देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ किडनी के फंक्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है, और हार्ट अरिदमियाज जो है हमें देखने को मिल सकते हैं।